आइए स्टडी करते हैं भारत और श्रीलंका का संबंध के विषय में। तो कुछ फैक्ट श्रीलंका के बारे में जो है जान लेते हैं। वो पहले कि देखिए, श्रीलंका का जो आधिकारिक नाम है वो श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य है। देखिए, जो श्रीलंका है दक्षिण एशिया स्थित देश है, जो हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। देखिए, भारत से श्रीलंका की जो दूरी है वो मात्र 31 किलोमीटर ही है। भारत से श्रीलंका की दूरी कितनी है? 31 किलोमीटर है। देखिए, और श्रीलंका के बारे में सबसे मेन फैक्ट्स ये जानते हैं कि श्रीलंका का 1972 तक नाम सिलोन था। देखिए, 1972 तक इसका नाम क्या था? सिलोन था। और 1972 में इसका नाम बदलकर लंका कर दिया गया। देखिए, और 1972 में इसका नाम बदलकर लंका कर दिया गया और 1978 में लंका के आगे श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। ये सम्मान सूचक जो शब्द है, ये श्री, उसको 1978 में लंका के आगे जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। देखिए, जो श्रीलंका की वर्तमान राजधानी है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, और पूर्व की जो राजधानी थी वो थी कोलंबो। और श्रीलंकाई मुद्रा जो है वो क्या है? श्रीलंकाई रुपया है। और भारत और श्रीलंका दोनों कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। देखिए, और एक और नेट पॉइंट है ये कि पाक जल संधि भारत श्रीलंका के मध्य में ही है। और श्रीलंका की 70% जो जनता है वो थेरवाद के अनुयायी हैं। तो देखिए, थेरवाद शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ जनों की बात। तो इसके बारे में अलग से डिस्कस किया जाएगा। और नेक्स्ट चलते हैं अपने नोट्स की ओर। तो देखिए, नोट्स यहाँ पे हिंद महासागर एवं भारत एवं श्रीलंका के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं हिंद महासागर, भारत और श्रीलंका। इसमें पहला पॉइंट है कि हिंद महासागर में श्रीलंका अत्यधिक महत्वपूर्ण समुद्री संचार मार्ग पर स्थित है। देखिए, हिंद महासागर में श्रीलंका अत्यधिक महत्वपूर्ण समुद्री संचार मार्ग पर स्थित है। इस कारण चीन के द्वारा श्रीलंका में लगातार अपनी उपस्थिति सुदृढ़ की जा रही है। देखिए, चीन हब्बन टोटापतन कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट का विकास कर रहा है। देखिए, और श्रीलंका के आधारभूत संरचना के विकास में चीन सर्वाधिक आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव के परिणाम स्वरूप हिंद महासागर एवं श्रीलंका में उसके सामरिक प्रभाव में वृद्धि हो रही है। देखिए, श्रीलंका जो वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल हो चुका है। इससे भी बढ़कर चीन और श्रीलंका के बीच सामरिक समझौता किया जा चुका है। और नेक्स्ट देखते हैं कि श्रीलंका भौगोलिक रूप में भारत के अत्यधिक निकट है, इसलिए श्रीलंका पर भारत का प्रभाव बने रहना भारत के महाशक्ति के दावे के अनुकूल है। और वर्तमान में अमेरिका, जापान के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जा रहा है। देखिए, भारत और श्रीलंका का जो आर्थिक संबंध है उसके बारे में देखते हैं कि भारत और श्रीलंका का आर्थिक संबंध कैसा है। देखिए, तो वर्तमान उदारीकरण युग में व्यापार अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है, और जो परिणाम स्वरूप भारत श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार का समझौता संपन्न हो चुका है, जो समूचे दक्षिण एशिया में मॉडल माना जाता है, क्योंकि छोटे पड़ोसी देश मुक्त व्यापार समझौते को अपने लिए हानिकारक मानते हैं। देखिए, जो छोटे पड़ोसी देश है मुक्त व्यापार समझौते को अपने लिए हानिकारक मानते हैं, जबकि वर्तमान में भारतीय निजी कंपनियों में निवेश किया है। श्रीलंका में जाने वाले सबसे बड़ी संख्या में पर्यटक जो है भारत से हैं, और श्रीलंका के आर्थिक विकास के लिए चीन के बाद भारत से दूसरी सबसे बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता दी जाती है। कि दोनों देशों के बीच $5 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार भी विद्यमान है। तो नेक्स्ट देखते हैं भारत श्रीलंका का सामरिक संबंध कैसा है। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट बताया गया है भारत श्रीलंका सामरिक संबंध के बारे में कि श्रीलंका पड़ोसी के अलावा हिंद महासागर में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है। और दूसरा पॉइंट है कि नेपाल की भांति श्रीलंका भारत के सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा नहीं कर सकता, परंतु श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होता है।
यह दिलचस्प तथ्य है कि श्रीलंका मनोवैज्ञानिक रूप में भारत के प्रति भयभीत होता है। और तीसरा पॉइंट है इसमें कि इसके अलावा भारत श्रीलंका देखिए और मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा समझौता हो चुका है। श्रीलंका के सैनिकों को प्रशिक्षण देने वाला सबसे बड़ा देश भारत है और भारत श्रीलंका के हथियारों का निर्यात भी करता है। और नेक्स्ट है कि श्रीलंका की नृजातीय समस्या एवं भारत श्रीलंका संबंध। देखिए इसके बारे में देखते हैं कि श्रीलंका की नृजातीय समस्या एवं भारत श्रीलंका संबंध क्या है। देखिए तमिल समस्या के कारण भारत एवं श्रीलंका के बीच अत्यधिक तनाव उत्पन्न हुए। देखिए परंतु LTTE यानी कि इसको लिट्टे बोला कि समाप्ति के बाद LTTE की समाप्ति के बाद इस समस्या के संदर्भ में श्रीलंकाई सरकार का दृष्टिकोण निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पे बताया गया है क्या चीज़। पहला पॉइंट है कि सरकार के अनुसार आतंकवाद श्रीलंका की मूल समस्या थी और LTTE के खात्मे के बाद आतंकवाद स्वाभाविक रूप में समाप्त हो गया। देखिए LTTE के समाप्त के बाद आतंकवाद स्वाभाविक रूप से श्रीलंका में समाप्त हो गया। और दूसरा पॉइंट है कि वर्तमान में उत्तरी प्रांत में तमिलों के पुनर्वास तथा इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास ही मूल समस्या है। और तीसरा पॉइंट है कि सरकार के अनुसार तमिलों के साथ संघर्ष में जो तमिल नागरिक मारे गए उसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन भी किया जाएगा। और इसमें तमिलों का क्या दृष्टिकोण है उसके बारे में देखते हैं कि तमिलों के द्वारा 13वें संविधान संशोधन को पूर्ण रूप में क्रियान्वित करने की मांग की जा रही है। देखिए क्योंकि इस संशोधन से 9 प्रांतों का निर्माण किया गया परंतु उन प्रांतों को भूमि एवं पुलिस विषय का हस्तांतरण अभी तक नहीं किया गया। और नेक्स्ट देखते हैं कि तमिलों के अनुसार श्रीलंका की निर्जातीय समस्या अभी भी बरकरार है क्योंकि सरकार का दृष्टिकोण तमिलों के प्रति अत्यधिक भेदभाव पूर्ण है। और नेक्स्ट है कि तमिलों के अनुसार आधारभूत संरचना का विकास और पुनर्वास सांस्कृतिक स्वायत्तता का विकल्प नहीं है। इसके अनुसार गृह युद्ध के दौरान देखिए तमिलों के नरसंहार की जांच अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के द्वारा होनी चाहिए। और उसमें भारत का क्या दृष्टिकोण है उसके बारे में देखते हैं। देखिए पड़ोसी देशों की समस्याओं से सीधा भारत प्रभावित होता है और श्रीलंका से आने वाले लगभग 50,000 तमिल जो शरणार्थी हैं अभी भी तमिलनाडु में निवास कर रहे हैं। और नेक्स्ट देखते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक संघात्मक शासन वाला देश है जहां विदेश नीति के निर्माण पर क्षेत्रीय भावनाओं और मुद्दों का भी प्रभाव होता है। इसलिए देखिए भारत के श्रीलंका के प्रति नीति पर तमिलनाडु के प्रभाव को इनकार नहीं किया जाएगा। और इसमें तीसरा पॉइंट है कि श्रीलंका में तमिलों के हित की रक्षा के साथ चीन और पाकिस्तान के श्रीलंका में बढ़ते प्रभाव को सीमित करना भारत का प्रमुख उद्देश्य है। भारत की श्रीलंका के प्रति नीति पर तमिलनाडु का प्रभाव होता है जो क्षेत्रीय है लेकिन विदेश नीति के निर्माण में क्षेत्रीयकृत हित राष्ट्रीय हितों से प्राथमिकता नहीं हो सकते हैं। देखिए मछुआरों का जो मुद्दा है यहाँ पे उसको देखते हैं। भारत और श्रीलंका के मछुआरों का क्या मुद्दा है। देखिए भारत श्रीलंका के बीच 1974 में समुद्री सीमा रेखा का विभाजन किया जा चुका है और इसके अनुसार देखिए कच्चा तीबू द्वीप जो भी श्रीलंका को प्राप्त हो चुका है। इसके बावजूद श्रीलंका का यह आरोप है कि भारत के द्वारा श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र का उल्लंघन किया जाता है। देखिए भारत के द्वारा श्रीलंका समुद्री क्षेत्र का उल्लंघन किया जाता है और श्रीलंका की जो संप्रभुता और सुरक्षा के विरुद्ध है और श्रीलंका के द्वारा मछुआरों पर गोलीबारी की जाती है और उन्हें बंदी बनाया जाता है जिसका तमिलनाडु के तमिलों पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव होता है। देखिए इसमें भारत का क्या दृष्टिकोण है उसके बारे में देखते हैं कि भारत के अनुसार मछुआरों का मुद्दा आजीविका का विषय है
इसलिए मछुआरों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है कि इसलिए मछुआरों का मुद्दा दोनों देशों के बीच विद्यमान सुरक्षा, देखिए, प्रत्यक्षण में भिन्नता का प्रमाण है, क्योंकि श्रीलंका अभी भी मछुआरों एलटीटीई समर्थकों के रूप में देखता है। और इसका समाधान क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट बताया गया है समाधान में कि भारत और श्रीलंका के बीच संबंध निरंतर मधुर एवं मित्रतापूर्ण बनते जा रहे हैं, क्योंकि तमिल मुद्दा दोनों के बीच विवाद का विषय नहीं रहा। अतः इस समस्या के निम्नलिखित समाधान सुझाए गए हैं। देखिए, पहला इसमें है कि देखिए, पाक खाड़ी का समुद्री क्षेत्र अति संकरा है, इसलिए सीमा पर अतिक्रमण रोकना लगभग नामुमकिन है। अतः मछली पकड़ने वाले, देखिए, पकड़ने वालों के लिए जो है एक विकल्प होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके, देखिए, GP3 सीमा के अतिक्रमण को प्रतिबंधित करना संभव है। आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके जो है सीमा का प्रतिबंधित करना संभव है। और तीसरा पॉइंट है इसमें कि जो मशीनीकृत आधुनिक नौकाओं को पाक खाड़ी क्षेत्र में मछली मारने से प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र में पहले से ही अत्यधिक मछली पकड़ी जा चुकी है। और डी है कि दोनों देशों के मछुआरों को पहचान पत्र प्रदान कर दिया जाए, जिसमें सुरक्षा असमंजस नहीं होगा, एवं समय समय पर इस जल क्षेत्र की पेट्रोलिंग भी आवश्यकता है। और नेक्स्ट है मानव अधिकार का मुद्दा। तो देखिए, इसके बारे में मानव अधिकार का मुद्दा क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि वर्तमान में मानव अधिकार का मुद्दा विश्व राजनीति में प्रभावी बन रहा है। देखिए, इसका जो परिणाम स्वरूप 1993 में UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई, और वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषद का गठन किया गया, जिसके 46 सदस्य हैं। और उन देशों के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए जाते हैं जिन्होंने मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है। इसमें देखिए, श्रीलंकाई सरकार एवं LTTE के बीच होने वाले संघर्ष में लगभग 40,000 तमिल मारे गए, जिसमें युद्ध अपराध यानी कि जो वार क्राइम कहा गया और मानव नरसंहार का नाम दिया गया। देखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव अधिकार उच्चायुक्त में इस युद्ध अपराध की जांच के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग के गठन का सुझाव दिया, परंतु चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका के द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किया गया तथा अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। और नेक्स्ट देखते हैं भारत का अप्रोच, भारत का पहुंच के बारे में यहाँ पे कि मानव अधिकारों की जांच के लिए श्रीलंकाई सरकार के द्वारा आयोग की गठन होने चाहिए, जिसमें श्रीलंका के घरेलू न्यायाधीश होने चाहिए। अतः भारत ने जो मध्यमार्गी दृष्टिकोण अपनाया, क्योंकि तमिलों के हितों की रक्षा के साथ साथ भारत को श्रीलंका में चीन, पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को भी संतुलित करना है। और आज के लिए इतना ही। और देखते हैं कि यहाँ पे कि किस टाइप के जो प्रश्न जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत श्रीलंका के प्रति नीति देशीय कारणों का परीक्षण कीजिए। और दूसरा है कि भारत श्रीलंका संबंधों पर चीन के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और तीसरा है कि भारत श्रीलंका के बीच विद्यमान मछुआरों का मुद्दा दोनों देशों के बीच विद्यमान सुरक्षा प्रत्यक्ष क्षण में मतभेद का परिणाम है, इसकी पुष्टि कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।